वेलकम बैक गाइज। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ कोशिका, जो भी ह्यूमन सेल बोल सकते हो, ह्यूमन सेल बोल सकते हो, नो की प्लांट सेल है। हम केवल ह्यूमन सेल के बारे में अध्ययन करेंगे और ह्यूमन सेल से संबंधित किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इसमें से 100% आपको मिल जाएंगे। कहीं से भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका। तो गाइस शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब गाइस कोशिका भी दो प्रकार की होती है, एक तो डेड सेल होती है मृत कोशिका और एक होती है जीवित कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज लुवेन हॉक ने की थी 1674 में की थी। 1674 में लुवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। सामान्य सूक्ष्मदर्शी से की गई। अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा की गई थी खोज, और ये सामान्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी। और नीचे देखो, मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, पूरा ये वाला स्ट्रक्चर है। और किस में की थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना पाई गई थी इसने। और लकड़ी का टुकड़ा लिया था इसने। किसका लिया था? लकड़ी का टुकड़ा। और पहले इसको सेलुला कहा गया था और बाद में इसको क्या कहा गया? सेल कहा गया। और इसकी संरचना कैसी मिली थी इसको? और ये सामान्य संरचना कैसी थी? सेरम कॉर्क सेक्शन जैसी थी। कैसी थी? कॉर्क सेक्शन जैसी थी। और ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना पाई गई थी जैसी कोशिकाओं की। अब क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका किसने की थी, कब की थी और किस में की थी? कॉर्क सेक्शन में की थी। किसकी सहायता से की थी? सामान्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी। चलते हैं आगे। और इस देखो, ये सभी जानकारियां हैं वो किस पुस्तक से ली गई थी? तो वो है आपकी माइक्रोग्राफी। सभी ये पूछ लिया जाए किस पुस्तक में ये सभी जानकारियां मिलती है कोशिका के बारे में, तो वो बुक का नाम है आपका माइक्रोग्राफी। ये रही आपकी माइक्रोग्राफी। माइक्रोग्राफी इसके अंदर आई सभी जानकारियां मिलती है। और जो लुवेन हॉक है उसका पूरा नाम पूछ लिया जाए, कई बार क्या होता है लुवेन हॉक नहीं, हॉक भी दे देते हैं और लुवेन हॉक भी दे देते हैं। इसके अलावा उसका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो एंटोनी वॉन लुवेन हॉक है। और जिसने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी जीवाणु या बैक्टीरिया की। किसकी की थी? जीवाणु और बैक्टीरिया की। 1674 के अंदर यह संरचना का अध्ययन किया था। एंटोनी कौन था? एंटोनी लुवेन हॉक 1674 में खोज जीवाणु और बैक्टीरिया में। और पहली कोशिका को एनिमलक्यूली कहा गया था। अगर पूछ लिया जाए उस कोशिका को क्या नाम दिया गया था जिसने सर्वप्रथम खोज की गई थी, उस कोशिका का नाम था एनिमल क्यूली। ये गाइस नाम याद रख लेना। ये आपका नाम रहा एनिमल क्यूली। अब बात आती है कि कोशिका का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? वो है साइटोलॉजी। कई बार पूछ लिया जाता है कि कोशिका विज्ञान के अंदर जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर आता है? वो है आपका साइटोलॉजी के अंदर। ये है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर अध्ययन आता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलिसेटिमा।
माइकोप्लाज्मा गैलीसेटेमा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिमा। गैलीसेटिमा है माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिमा ये सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका आपको पता ही है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। पादपों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोसिस होती है। सबसे बड़ी पादपों में कोशिका कौन सी होती है? एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? एसिटाबुलेरिया। मानव में सबसे छोटी शुक्राणु जिसको आप स्पर्म बोलते हो, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। शुक्राणु सबसे छोटी है, अंडाणु सबसे बड़ी है। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत शेल्डन ने दिया था। शेल्डन वो स्लाइडन और वह स्वान था। दो वैज्ञानिक थे, एक तो स्वान था और दूसरा। तो बात करते हैं कोशिका का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादक है वो है स्लाइडन व स्वान था। 1838 और 39 में दिया था। समर्थक किसने किया था? इसने विर्चो बोल सकते हो या रुडोल्फ विर्चो बोल सकते हो। ये तो है कोशिका के अध्ययनकर्ता और ये है इसके संपादक। और लैटिन भाषा में इसने क्या नाम दिया था? इसको ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा गया था। क्या कहा गया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और जिसका अर्थ होता है नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रुडोल्फ समर्थक कौन था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1839 या 38 में दिया था। और ये समर्थक कर्तक कौन थे? रुडोल्फ विर्चो था। लैटिन भाषा में इसका नाम क्या कहा गया था कोशिका को? लैटिन भाषा में ओमनियस सेलुला ई सेलुला कहा गया था। जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? एक नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही बनती है। अब आगे पढ़ते हैं। ये कहता है जीवों का शरीर कोशिका वह कोशिकाओं के उत्पाद से बना होता है। सही ये बात। कोशिका में आनुवंशिक गुण सम्मिलित होते हैं, यह भी बात सही है। आनुवंशिक गुण किस में होते हैं? कोशिका में ही होते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। आनुवंशिक गुण कोशिका में ही होते हैं। अब आगे अध्ययन करते हैं इसके कुछ अपवाद हैं जिनमें कोशिका नहीं हो सकती। देखो, पहला अपवाद है विषाणु, प्रियॉन्स, आरबीसी, वायरॉइड। इसके आगे तो अपवाद है। इसमें वायरस में क्या आता है? खोज किसने की थी? अब बात करते हैं वायरस की। तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने की थी। किसने की थी वायरस की खोज? इवानोस्की ने की थी। प्रथम वायरस का नाम क्या था? टीएमवी। ये कैसा था? अकोशिकीय था। पहला वायरस कौन सा था? किसने खोज की थी? वायरस की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने की थी। प्रथम वायरस का नाम क्या था? टीएमवी था। और पहला वायरस कैसा था? अकोशिकीय था। वायरस में
या तो डीएनए या फिर आरएनए होता है, दोनों साथ में नहीं होते भाई। यह बात स्पेशली ध्यान रखने लायक है कि डीएनए और आरएनए वायरस में एक साथ नहीं पाए जाते हैं। या तो डीएनए मिलेगा, ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होता है। अब बात करते हैं किसकी, कोशिका के घटकों की। कोशिका के घटक कौन कौन से, चलो इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कोशिका के घटक, पहला होता है सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब दीवार होता है, कोशिका भित्ति। जैसे एक बंद कमरा है तो उसके अंदर क्या है, सब कुछ जितना भी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाने जो पाए जाते हैं, गुणसूत्र वगैरह सभी क्या होते हैं कि कमरे जैसी आकृति होती है, उसमें बंद होते हैं, तो इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में होता है केंद्रक में पाया जाता है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है फिर से। तो पहला कौन सा है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और दूसरा इसका भाग होता है केंद्रक। दूसरा इसका भाग क्या होता है, केंद्रक। अब साइटोप्लाज्म होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, कोशिका के घटक, पहला है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। दूसरा है इसका प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन, पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है साइटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। दूसरा होता है इसका केंद्रक, सेंटर बोल सकते हो। अब देखो साइटोप्लाज्म होता है, इसको भी फिर से नेक्स्ट भाग होता है इसका, और वो होता है इसका कोशिकांग। कोशिकांग बोल सकते हो, सेल ऑर्गन। साइटोप्लाज्म को फिर से किस भागों में बांटा गया है, एक सेल ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, अंग, कोशिकांग, अंग बोलते हैं, अंग, ऑर्गन। अब ऑर्गन का अध्ययन कर लेते हैं, चलो इसमें कौन कौन से ऑर्गन। तो ऑर्गन तीन प्रकार के हो सकते हैं, एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली और झिल्ली रहित। या तो एक झिल्ली होगी, कितनी झिल्ली होगी, ऊपर एक ही झिल्ली होगा, या तो दोहरी झिल्ली, ये पादपों में ज्यादा मिलती है दोहरी झिल्ली, या झिल्ली रहित, जिसके ऊपर झिल्ली नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, केवल द्रव्य ही हो, तो वो होती है झिल्ली रहित। सिंगल मेम्ब्रेन हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन हो सकता है, मेम्ब्रेन लेंस हो सकता है। अब बात कर सकते हैं इसके अंदर, एकल झिल्ली के अंदर कौन कौन आता है। एकल झिल्ली के अंदर आपका आएगा, थोड़ा सा इसको स्लाइड को ऊपर ले लेता हूं, एकल झिल्ली में, दोहरी झिल्ली में इनमें क्या क्या होगा, देखो एकल झिल्ली क्या होती है, गोल्जिकाय में। किसमें होती है, गोल्जिकाय में। एकल झिल्ली किसमें पाई जाती है, गोल्जिकाय के ऊपर एक झिल्ली होती है। अंतःपर्दवी जालिका, इसमें भी एकल झिल्ली होती है। लाइसोसोम, इसमें भी एकल झिल्ली होती है। रिटिकाएं, एकल झिल्ली होती है। डबल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो मानव में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका, दोनों में पाया जाता है। दूसरा है हरित लावक, यह भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके ये पादपों में पाया जाता है, जंतु में कभी उपस्थित नहीं होता है। मेम्ब्रेनलेस, राइबोसोम,
पहला है मेम्ब्रेन लेंस, कौन सा है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है, वो कौन है? वो है आपका राइबोसोम। दूसरा कौन सा है? तारकाई। दूसरा कौन सा है? तारकाई। चलो अब बात करते हैं सूक्ष्म काय की। सूक्ष्म काय में आ जाओ यहाँ पे। सूक्ष्म काय पर भी अलग 3 भागों में बांटा गया है। परऑक्सीसोम, पहला कौन सा है? परऑक्सीसोम, पहला है परऑक्सीसोम। दूसरा है ग्लाइकोऑक्सीसोम। तीसरा है स्पिरोसोम। ये है सूक्ष्म काय के भाग। तो पहला कौन सा है? परऑक्सीसोम। दूसरा कौन सा है? ग्लाइकोऑक्सीसोम। तीसरा है स्पिरोसोम। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति क्या होती है, किसमें पाई जाती है? तो शायद सी बात आप पढ़े होंगे कोशिका, तो कोशिका भित्ति होती है। भित्ति क्या होती है? भित्ति जो जंतुओं में अनुपस्थित होती है, पादपों में होती है। भित्ति डेड सेल से बनती है, मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये जंतुओं में है। जंतुओं में तो मृत कोशिका होती नहीं है, पादपों में होती है। और पादपों में आपको पता ही होगा, जैसे कोई भी पेड़ है उसके ऊपर जो छाल होती है वो निर्जीव होती है, सूखी छाल। जैसे जाटी का पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है, उसके ऊपर जो छोड़े लगे होते हैं ना, वो मृत सेल, वही होती है कोशिका भित्ति। तो देखो पहली बात कर लेते हैं इसकी उपस्थिति की। तो ये किस में उपस्थित होती है? ये उपस्थित होती है पादपों में। किसमें होती है? पादपों में, और बैक्टीरिया में, और कवक में। अब पादपों में बनी किसकी होती है? यही किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादपों में किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की। पादपों में बनी होती है सेलुलोज की। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? पेप्टोडोक्साइन की। पेप्टोडोक्साइन की बनी होती है। और कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक में ये काइटिन की बनी होती है। पादपों में सेलुलोज की। बैक्टीरिया में पेप्टोडोक्साइन की बनी होती है। कवक में काइटिन की बनी होती है। अनुपस्थित किस में होती है? पाई किस में नहीं जाती है कोशिका भित्ति? तो ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा में भी नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में नहीं। 3 परत होती है इसमें। कितनी परत होती है इसमें? 3 परत। कौन कौन सी? मध्य, प्राथमिक और द्वितीय। एक तो मध्य में होती है, एक प्राथमिक होती है, और एक द्वितीय परत होती है। मध्य होती है, प्राथमिक होती है, द्वितीय होती है। अब कुछ स्पेशल है। जीनोस्पर्म पादप में तृतीय कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादपों में भी ऐसा होता है। जीनोस्पर्म एक पादप होता है जिसके अंदर ये क्या नहीं पाई जाती है? तृतीय कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जो जाइक्लिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जाइक्लिन की। सूक्ष्मात्मक आवरण बनाती है। कार्य क्या है इसका? कार्य होता है इसका सूक्ष्मात्मक आवरण बनाती है। इसकी सुरक्षा बोल सकते हो, क्या कर सकते हो। अब इसका निर्माण की बात कर लेते हैं। तो निर्माण कैसे होता है इसका? तो निर्माण की बात कर लेते हैं इसकी। कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था में प्रारंभ होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है, और वो कौन सी अवस्था है? टेलोफेज अवस्था है। कौन सी अवस्था है? टेलोफेज अवस्था है। और कोशिका पट्टिका से बनता है। क्या बनती है? कोशिका का पट्टिका से बनता है। टेलोफेज की अंतिम अवस्था में, जो टेलोफेज की अंतिम अवस्था होती है उसमें गोर्जिकाई, अंतःपरध्वी जालिका और स्पीड फाइबर
मिलकर एक प्लेट बनाते हैं जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। तीन टीलोफेज अवस्था में तो ये बनती है, जिसमें गोल्जिका है, अंतःपर्दुयिका जालिका है और स्पीड फाइबर है। स्पीड फाइबर मिलकर एक प्लेट का निर्माण करते हैं जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट का मुख्य घटक क्या होता है पूछ लिया जाए तो गोल्जिकाए होता है। फ्रेगमोप्लास्ट जो प्लेट बनती है वो किस अवस्था में बनती है अगर पूछ लिया जाए तो टीलोफेज अवस्था में बनती है। और किस में निर्माण होता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण होते वक्त जो टीलोफेज अवस्था में प्लेट बनती है उसी का होता है। अब कहता है फ्रेगमोप्लास्ट से कोशिका पट्टिका बनती है जिस पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का जमाव होता है। पूछ लेगा। फ्रेगमोप्लास्ट का मुख्य घटक कोशिका है। फ्रेगमोप्लास्ट से जो कोशिका की पट्टिकाएं बनती हैं उन पे किसका जमाव होता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जमाव होता है। और इनके होने से ही मध्य पट्टिका का निर्माण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है इसके ऊपर जमाव होता है जिसके कारण ही क्या होता है इसमें मध्य पट्टिका। फिर प्राथमिक पट्टिका आती है, फिर द्वितीय पट्टिका का निर्माण होता है। चलो तो मध्य पट्टिका की बात कर लेते हैं। पहले मध्य पट्टिका की बात कर लेते हैं। देखो मध्य पट्टिका होती है वो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका की बनती है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका की बाहरी परत होती है जो बहुकोशिकीय मतलब जैसे आप हो एक कोशिका नहीं, एक से दो भी नहीं, तीन भी नहीं, तीन से अधिक हो सकते, कितनी भी कोशिकाएं लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर जो जीव बनते हैं ना उसके बाहरी परत को होती है। फलों में यह फूल जाती है और फल पकने पर यह फल की कोशिका भित्ति मुलायम हो जाती है। यह संगठन कैल्शियम मैग्नीशियम और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम और पैक्टिन की बनी होती है। मध्य पट्टिका होती है वो किसमें बनती है? बहुकोशिकीय पादपों में। बात करने की इसकी प्राथमिक कोशिका भित्ति की, ये पतली और लचीली कोमल होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, मुलायम होती है, लचीली होती है। और किस किस की मिल होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। संगठन पूछ लेगा तो बता दोगे ना? इनकी बनी होती है ये। देखो मैंने बताया मध्य पट्टिका कैल्शियम मैग्नीशियम और पैक्टिन की बनी होती है। दूसरी जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, द्वितीय कोशिका की बात करते हैं। द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? द्वितीय कोशिका भित्ति ये त्रिस्तरीय होती है। एस्पेनस्ट स्त्री तो स्त्री हो सके प्रत्यास्थता प्राथमिक की तुलना में कम होती है। इसमें कहने का मतलब इसमें लचीलापन क्या होता है जो पहले बनी थी उससे कम होते हैं। इसका संगठन किसका होता है? इसका संगठन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन और सुबेरिन की बनी होती है। सेलुलोज का हो सकता है, हेमीसेलुलोज का हो सकता है, लिग्निन का हो सकता है, सुबेरिन, इनसे मिलकर बनी होती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के पांच का मिश्रण है। पांच का मिश्रण है ये। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन और सुबेरिन की बनी होती है। अब 32 पे सिर्फ कुछ नोट्स है जो आप लगा करके उसको देख सकते हो। विभेजोतक कोशिका द्वितीय कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विभेजोतक के अंदर कौन सी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो बता दोगे ना? द्वितीय कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। चलो तो आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं कोशिका भित्ति की संरचना की। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर सेल। चलो थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। कोशिका भित्ति का अध्ययन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोल सकते हो, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप बोल सकते हो। कोशिका भित्ति का अध्ययन किससे होगा? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से करते हैं। दो भागों में प्राप्त होती है, एक रेशक होती है, फाइबर रेशक, सॉरी रेशक नहीं, रेशम, रेशक रेशे बोल सकते हो, फाइबर बोल दो, चलो सीधा छोड़ो, किसका क्या बोलोगे? फाइबर। एक तो फाइबर के रूप में और दूसरी मैट्रिक्स के रूप में। पहला रेशे बोल सकते हो, रेशे। एक तो रेशक के रूप में प्राप्त होती है और दूसरी मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होती है। रेशक मुख्यतः किसके बने होते हैं? रेशक सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। सेलुलोज के बने होते हैं रेशक। किसके बने होते हैं? रेशक सेलुलोज के बने होते हैं। ग्लूकोज के 3000 अणु मिलकर के सेलुलोज के एक अणु का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के 3000 मिलेंगे तो एक सेलुलोज का अणु बनेगा, और 100 सेलुलोज के अणु मिलकर 100 सेलुलोज के अणु मिलकर के एक माइसिलिन बनाते हैं, ये वाली, और 20 माइसिलिन के अणु मिलकर के मैक्रोफाइबर बनाते हैं। एक मैक्रोफाइबर बनाते हैं। कितना? एक मैक्रोफाइबर।